देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ चुके हैं हम लोग ना। मैंने कहा था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन वाला टर्म्स है उसको प्रेशर से रिप्लेस कैसे किया, वॉल्यूम से कैसे रिप्लेस किया, ऑप्टिकल एंगल ऑफ रोटेशन से कैसे रिप्लेस किया। ठीक है। फिर हमने ऑर्डर कैलकुलेट करने के तरीके सीखे कि ऑर्डर को प्रैक्टिकली कैसे कैलकुलेट किया जाता है ना। रेट से, हाफ लाइफ मेथड से, और एक शॉर्टकट था। शॉर्टकट क्या, हिट एंड ट्रायल मेथड था कि पहले फर्स्ट ऑर्डर मानेंगे, चेक करेंगे K1 K2 सेम आया क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मानेंगे, फिर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन मानेंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में उतना इन्फॉर्मेशन था। अच्छा, क्या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ चुके हैं हम लोग? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ चुके हैं क्या? बिल्कुल पढ़ चुके हैं, वो भी हम पढ़ चुके हैं ना। देखो, जो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर हो गया, वो भी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। शुगर का जो हाइड्रोलाइसिस है वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट पे चलते हैं, इसका कोलिजन थ्योरी। देखो, ये जो कोलिजन थ्योरी है ना, ये बेसिकली डिपेंड है, ये डिपेंड करती है केटीजी पे, काइनेटिक थ्योरी। केटीजी के कुछ पॉइंट्स है ना, वो यहाँ पे हम रिपीट करेंगे। आइडियल गैस में हमने कोलिजन पढ़ा था, आपको याद होगा, Z1 Z11 राइट, Z12, वो सबके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे यहाँ पे, उतना डिटेल में नहीं, इन शॉर्ट। तो सबसे पहले देखो, रेट की आप यहाँ पे बात करने वाले हैं। रेट क्या होगा? रेट होता है कि कितना फास्ट एक रिएक्शन मूव कर रहा है ना। और रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो होगा, ये डिपेंड करेगा कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो कोलिजन, कितने कोलिजन कर रहे हैं। ज्यादा कोलिजन करेंगे तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, कम कोलिजन करेंगे कम प्रोडक्ट बनेगा। हाँ, राइट। चलो सबसे पहले देखो, आरएनएस थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट जो है ना, इसके क्या स्टेटमेंट है? दो स्टेटमेंट है। सबसे पहले, इसके अकॉर्डिंग जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है ना, वो इस वजह से होती है कि जो रिएक्टेंट है उनके बीच में क्या होता है, कोलिजन होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ। आरएनएस थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट के अकॉर्डिंग कि जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं वो तब बनते हैं जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं। ठीक है। और कोलिजन का एक टर्म होता है, आपको याद होगा कि जैसे मान लो ए और बी दो रिएक्टेंट है, और ये कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान लो ये एलिमेंट्री स्टेप है। तो ए और बी एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं ऐसे लाइन में, एक दूसरे के साथ लाइन में। तो इससे आपको पता है ना, आप पढ़ चुके हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बायोमोलिकुलर कोलिजन पर सेकेंड बिटवीन ए एंड बी क्या होगा? उसको आप बोलेंगे Z12 बोलेंगे। Z11 क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि दोनों एटम अलग अलग ए एंड बी है, इसलिए Z12 बोलेंगे। और ये आएगा पाई सिग्मा स्क्वायर बेटा, सिग्मा ए बी स्क्वायर। यू एवरेज आता था, यू एवरेज क्या होता था? 8 KT/πm। यहाँ पे m की जगह म्यू आएगा, बताऊंगा मैं क्या है ये। 1/2 Na स्टार, वहां पे आता था n स्क्वायर, बट यहाँ पे आएगा Na स्टार इंटू NB स्टार। ये होता है जब बायोमोलिकुलर कोलिजन होते हैं दो डिफरेंट मॉलिक्यूल में। याद नहीं रखना है एक तरीके से, मैं ये मान के चलिए कि कुछ डिराइव करने वाला हूँ, ये सब याद नहीं रखना है आपको, बस समझना है, थ्योरी वाला पार्ट है, समझना है। सिग्मा ए बी क्या है? डायमीटर है, कोलिजन डायमीटर है। वो आएगा सिग्मा ए प्लस सिग्मा B/2, है ना। इसको बोल सकते हैं आप डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है। के क्या है? के तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है।
बेटा सिग्मा डायमीटर है ना, ए और बी दो एटम है, दोनों के डायमीटर का एवरेज लेंगे तो सिग्मा ए भी मिलेगा। जो म्यू है उसको बोलते हैं रिड्यूस्ड मास, और जो रिड्यूस्ड मास है वो होता है एम ए इंटू एम बी डिवाइड बाई एम ए प्लस एम बी। एन स्टार क्या होता है? एन स्टार होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो यार सबसे पहली बात ये है कि जो पहला स्टेटमेंट है वो ये बोलता है कि रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे ना उसके हिसाब से केमिकल रिएक्शन होगी। और कोलिजन को कैसे हम स्टडी करते हैं? कोलिजन हमें पता है Z12 इज इक्वल टू ये होता है समथिंग। ठीक है, इतना चलता है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना इसको, सोचना क्या है। तो आरएनएस थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट के दो पॉइंट थे। पहला पॉइंट आपको समझ में आया कि एक रिएक्शन केमिकल रिएक्शन तभी होगी जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होंगे। अब दूसरी बात कि अगर मान लो 100 कोलिजन हो रहे हैं तो इसका मतलब 100 प्रोडक्ट बनेंगे क्या? नहीं, हर एक कोलिजन से प्रोडक्ट मिले जरूरी नहीं है। एक्चुअल में ऐसा होता भी नहीं है। मतलब ऐसे मान के चलिए कि 100 कोलिजन में से हार्डली 4 या 5 कोलिजन ही प्रोडक्ट देते हैं हमको। बाकी कोलिजन जो है उनसे प्रोडक्ट नहीं मिलता। बाकी में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल आपस में आते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और चले जाते हैं, या कोलिजन के बाद उनमें कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। मतलब सिर्फ नंबर ऑफ कोलिजन काउंट करने से काम नहीं चलेगा यार। राइट, सिर्फ नंबर ऑफ कोलिजन काउंट करने से काम नहीं होगा, क्योंकि हर एक कोलिजन तो बहुत सारे हो रहे हैं बट हर एक कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ये क्लियर है। सेकंड पॉइंट सुनो, इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन कौन से होंगे? ऐसे कोलिजन जो प्रोडक्ट बना दे। जैसे मैंने बोला कि 100 कोलिजन हो रहे हैं और 100 में से 5 कोलिजन में ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो मैं बोलूंगा यार इफेक्टिव कोलिजन इक्वल टू 5। तो ऐसे कोलिजन जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे वो इफेक्टिव कोलिजन है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया, है ना। हाँ, एक बात ध्यान रखेंगे, फॉर फॉर अ कोलिजन टू बी इफेक्टिव, एक कोलिजन का इफेक्टिव होने के लिए उसकी दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। पहली बात, कोलिजन इफेक्टिव मतलब ऐसा कोलिजन जो प्रोडक्ट बना दे। तो कोलिजन के इफेक्टिव होने के लिए उसको दो बैरियर को क्लियर करना जरूरी है। दो बैरियर को क्लियर करना जरूरी है। सबसे पहला जो बैरियर है वो है एनर्जी बैरियर। मतलब वही कोलिजन प्रोडक्ट बनाएगा जिसके पास कम से कम मिनिमम एनर्जी तो होनी चाहिए, कुछ मिनिमम एनर्जी तो होनी चाहिए उसके पास। राइट, वही कोलिजन प्रोडक्ट बनाएगा जिसके पास कुछ मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, और वो मिनिमम एनर्जी जो है उसी को आप क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि सिर्फ एनर्जी से काम नहीं चलता, ओरिएंटेशन फैक्टर। कि दो मॉलिक्यूल के बीच में या दो मॉलिक्यूल के पास बहुत सारा एनर्जी है और आप बोल रहे हो कि कोलिजन इफेक्टिव हो जाए, नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना जरूरी है। प्रॉपर ओरिएंटेशन का क्या मतलब है? सेकंड यही है बेटा, ओरिएंटेशन फैक्टर ही सेकंड है। मैंने कहा कि एक कोलिजन जो है उसके इफेक्टिव होने के लिए दो बैरियर क्लियर होना जरूरी है। पहला एनर्जी बैरियर, दूसरा ओरिएंटेशन फैक्टर। ठीक है। अब देखो यार, एक सीधी सीधी बात है, मैंने बोला कि यार 100 मॉलिक्यूल में से 5 मॉलिक्यूल ही जो है वो इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं। तो 5 मॉलिक्यूल के पास एनर्जी ज्यादा होगी तभी कोलिजन कर रहे हैं। एनर्जी ज्यादा है तभी तो कोलिजन कर रहे हैं। एनर्जी ज्यादा मतलब एक कोई एनर्जी बैरियर से वो एक किसी लिमिट से ज्यादा एनर्जी उनके पास, वो जो लिमिट है वो क्रॉस कर चुके हैं, और वो लिमिट क्या है? वही एनर्जी बैरियर है। राइट। तो जिन कोलिजन में या जो कोलिजन एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर चुके हैं ना, वो प्रोडक्ट बनाएंगे। बट सिर्फ एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर देने से प्रोडक्ट बन जाएगा क्या? नहीं।
एनर्जी बैरियर तो क्रॉस होना ही चाहिए। एट द सेम टाइम उनका जो ओरिएंटेशन है, जो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, उनका ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? चलिए ओरिएंटेशन फैक्टर पे आते हैं बाद में, पहले एनर्जी बैरियर के बारे में कुछ और बातें बता देता हूँ मैं आपको। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ये सब हम सेकंड पॉइंट पे आऊंगा दोबारा से। एनर्जी बैरियर के बारे में कुछ बता रहा हूँ। आपको पता है ये यहाँ पे A+B दोनों रिएक्टेंट है बेटा। ये जो पॉइंट है ना, ये आप जानते हो ऑलरेडी, ये ट्रांजिशन स्टेट है। ये प्रोडक्ट C है, और ये दोनों के बीच में ये जो है ये क्या है, डेल्टा H। ठीक है, जो इतना पार्ट होता है ना A+B से लेकर यहाँ तक का, इसको आप क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, राइट। ये है एक्टिवेशन एनर्जी। और पूरा पीक जो है उसका बॉटम से जो एनर्जी होता है उसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी। इतना समझ आया? बेटा सम्यक प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल हो हमेशा जरूरी नहीं है। ये तो एंडो एक्सोथर्मिक रिएक्शन पर डिपेंड करेगा ना यार। हाँ, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन में ग्राफ अलग लगाएंगे, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना बेटा। फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, बैकवर्ड, बेटा फॉरवर्ड बैकवर्ड की बात तब करते हैं जब रिवर्सिबल रिएक्शन हो। हम तो इरिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ रहे हैं यार। हमने तो ये पढ़ा कि A+B से C मिलेगा, मैंने ये थोड़ी बोला कि C से वापस A+B बना लोगे। बेटा A से C के बीच में जो एनर्जी है वो डेल्टा H है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और ये पॉजिटिव आया तो एंडो, नेगेटिव आया तो एक्सो, ऐसा डिसाइड करते हैं ना। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वही तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है। अब मेरी बात सुनो, एनर्जी बैरियर में सर आपने बहुत बढ़िया बात बोली कि ऐसे मॉलिक्यूल जिन जो एनर्जी बैरियर क्रॉस कर चुके हैं वो इफेक्टिव कोलिजन दिखाएंगे। तो एनर्जी बैरियर क्या है? चलो, एनर्जी बैरियर जो है वो आपको समझ में आएगा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा है, ये उसका ग्राफ है। ये वाला पार्ट, ये जो है ये वाला पार्ट बेटा ऐसा फ्रैक्शन है, मैं पहले लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ। ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी E है। एक सीधी सीधी बात मुझे बताओ, ये जो ग्राफ ऊपर मैंने एनर्जी बैरियर का पहला वाला ग्राफ बनाया है, अगर कोई पॉइंट, अगर रिएक्टेंट A+B दोनों अगर ट्रांजिशन स्टेट को पार कर जाता है, ट्रांजिशन स्टेट से थोड़ा आगे निकल गया, मतलब प्रोडक्ट बना ही लेगा। अगर ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचा ही नहीं, मतलब प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। तो अगर ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस कर गया, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर गया, तो प्रोडक्ट बना ही लेगा। तो हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से निकाला कि यार ऐसे कितने मॉलिक्यूल होंगे पूरे सिस्टम में जिनके पास एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगी। तो वो आते हैं टोटल E⁻⁻⁻⁻ इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं है, इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है उनके पास काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होती है। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा? इतना क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ओके, बहुत बढ़िया। एक तरीके से जैसे मैंने आपको बोला
कि सर आप बोलोगे, किसी ने कहा कि 100 कोलिजन हो रहे हैं, आपने बोला बिल्कुल सही बात है, 100 कोलिजन है, 100 में से सारे इफेक्टिव नहीं होंगे, कौन कौन से इफेक्टिव होंगे? आपने बोला कि सर 100 में से 5 कोलिजन ऐसे हैं जिनके पास जो एनर्जी बैरियर क्रॉस कर चुके हैं, तो आप बोलोगे 5 कोलिजन होंगे। फिर मैं बोलूंगा नहीं यार, सिर्फ एनर्जी बैरियर क्रॉस करने से काम नहीं होगा, ओरिएंटेशन भी देखना पड़ेगा। तो आपने बोला कि सर 5 मॉलिक्यूल या 5 कोलिजन जो है वो तो एनर्जी बैरियर क्रॉस कर चुके हैं, अब उन 5 में से कितने कोलिजन है जो ओरिएंटेशन फैक्टर को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, उतने कोलिजन इफेक्टिव होंगे। अब मान लो 5 में से सिर्फ 3 कोलिजन ऐसे हैं जो ओरिएंटेशन फैक्टर को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आप बोलोगे इफेक्टिव कोलिजन 3 होंगे सर। आ रही बात समझ में? हाँ, अब ओरिएंटेशन फैक्टर समझना अच्छे से कि ये क्या होता है, क्लियर हो जाएगा आपको, आसान है। ओरिएंटेशन फैक्टर या उसको स्टेरिक फैक्टर भी बोलते हैं। देखो यार, ध्यान से सुनना, जैसे ब्रोमीन का H2 के साथ रिएक्शन हो गया और HBr और हाइड्रोजन बनता है। या फिर मैं एक सिंपल सा दूसरा कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो NO2 के साथ रिएक्शन कर रहा है और CO2 प्लस NO बन रहा है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर तो ये हो गया, NO2 का स्ट्रक्चर कैसा हो गया, ऐसा हो गया, CO2 का स्ट्रक्चर ऐसा हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड और NO2 दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, वो कोलिजन करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, एक बार तो मैंने ऐसे लिखा, सेकंड टाइम मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे बनाया। अब मुझे बताओ, ये वाला कार्बन मोनोऑक्साइड जाके इस मॉलिक्यूल से कोलाइड करे और या फिर इस तरीके का ओरिएंटेशन वाला जाके कोलाइड करे, प्रोडक्ट बनने के चांसेस ज्यादा कब है? क्योंकि आपको पता है कि प्रोडक्ट में CO2 है ना, CO2 है जिसमें स्ट्रक्चर लीनियर आता है। तो ये कार्बन का एटम जो है, ये अगर ऑक्सीजन से जाके कोलाइड करेगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा ना। क्या ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अगर ऑक्सीजन से जाके कोलाइड करे तो प्रोडक्ट बनेगा क्या? नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड वाला ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन की तरफ जाएगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन ऑक्सीजन की तरफ जाना चाहिए तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब ओरिएंटेशन मैटर करता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड किस तरीके से कोलाइड करेगा, सिर्फ कोलिजन हो जाने से काम नहीं चलेगा, किस तरीके से कोलाइड कर रहा है उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। आ रही है बात समझ में? दूसरा एग्जांपल देता हूं यार, या इससे क्लियर हो गया? काफी है। चलिए बहुत बढ़िया। प्रॉपर ओरिएंटेशन होना बहुत जरूरी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे NO2 तो N2O4 बना, ये है प्रॉपर ओरिएंटेशन। बट क्या है यार, NO2 के दोनों मॉलिक्यूल अगर ऐसे आते तो N2O4 बनता क्या? नहीं, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, इसमें कुछ नहीं होता। तो यार मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर देंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा क्या? नहीं, उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना भी जरूरी है। अभी बात समझ में आ गया आप लोगों को? राइट, क्लियर है? आ गई बात समझ में? दो फैक्टर है, कोई भी कोलिजन इफेक्टिव तब होगा जब वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करे, एट द सेम टाइम ओरिएंटेशन फैक्टर भी क्लियर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट जो है, ध्यान से सुनना, रेट, रेट मतलब कि कितने मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z12। अच्छा एक बात बताओ, Z12 क्या था? टोटल नंबर ऑफ बायोमोलिकुलर कोलिजन। क्या हर एक कोलिजन प्रोडक्ट देता है? नहीं सर। तो Z12 तो आपको एक्चुअली में आइडिया देगा कि कितने कोलिजन हो रहे हैं, बट क्या हर एक कोलिजन से प्रोडक्ट मिलता है क्या? नहीं। तो फिर उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि कितने फ्रैक्शन जो है जिनके पास, अब एनर्जी बैरियर और एक्टिवेशन, सॉरी एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना यार कि काशी सर ने बोला कि 100 कोलिजन है, 100 में से 10% इफेक्टिव है, तो 100 के 10% लोगे आप।
वैसे ही Z12 तो टोटल नंबर ऑफ बायोमोलिकुलर कोलिजन है। हर एक कोलिजन इफेक्टिव थोड़ी है, हर एक कोलिजन प्रोडक्ट थोड़ी मिलेगा। प्रोडक्ट तो मिलेगा जब आप इसमें ओरिएंटेशन फैक्टर और एनर्जी बैरियर इंक्लूड कर देंगे। तो एनर्जी बैरियर इंक्लूड करेंगे तो ई की पावर माइनस ए बाई आर टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ओरिएंटेशन फैक्टर जो है वो उसको पी मान लो, ओरिएंटेशन फैक्टर को पी मान लो। Z12 क्या होता है पता है आपको? Z12 का फॉर्मूला पता है, वापस नहीं लिख रहा हूं मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ कि जो रेट आएगा बेटा वो कुछ इस तरीके से आएगा। कांस्टेंट आएंगे कुछ तो, एक मिनट, देखो रेट मतलब कितना, किस स्पीड से प्रोडक्ट बन रहे हैं, कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, राइट। मुझे एक बात बताइए आप कि प्रोडक्ट कैसे बनेंगे? कोलिजन से बनेंगे सर। मैक्सिमम प्रोडक्ट कितने बनेंगे? जितने कोलिजन होंगे। मैक्सिमम प्रोडक्ट कितने बनेंगे? जितने कोलिजन होंगे। बट क्या ऐसा होता है क्या हर एक कोलिजन से प्रोडक्ट मिलता है क्या? नहीं सर। आपसे कोई पूछ ले मैक्सिमम प्रोडक्ट कितने होंगे, आप बोलेंगे Z12, क्योंकि इतने कोलिजन हो रहे हैं। बट क्या हर एक कोलिजन इफेक्टिव है क्या? नहीं। उसके दो कोलिजन का इफेक्टिव होने के लिए उसको दो फैक्टर को या दो बैरियर को क्रॉस करना है। एनर्जी बैरियर क्रॉस करना है तो एनर्जी बैरियर से मल्टीप्लाई किया, ओरिएंटेशन फैक्टर क्रॉस करना है तो ओरिएंटेशन फैक्टर से भी मल्टीप्लाई किया। अभी यही बात समझ में? आनी चाहिए, बात समझ आनी चाहिए। बेटा वही तो बात बोल रहा हूँ ना मैं, जैसे अभी सर ने बोला कि मान लो 100 मॉलिक्यूल है, अब मैंने बोला कि 100 में से 5% मॉलिक्यूल के पास ही एनर्जी एनर्जी बैरियर क्रॉस कर रहे हैं, तो 100 का 5% निकालोगे ना, आप मल्टीप्लाई तो करोगे उसको। ये जो है ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, तो फ्रैक्शन एक तरीके से परसेंटेज ही तो बताता है। जैसे यार मैंने बोला कि 50 मॉलिक्यूल 50 कोलिजन हो रहे हैं, 50 का सिर्फ 1/5 फ्रैक्शन ही जो है वो एनर्जी बैरियर क्रॉस कर रहा है, तो 15 × 1/5 करोगे ना यार, सोचना क्या उसमें। पी बेटा ओरिएंटेशन फैक्टर को इंक्लूड कर रहा है, ओरिएंटेशन फैक्टर है। ठीक है। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। चलिए, ये आप लोगों को समझ में आ गया। जो रेट आएगा वो आएगा ए, ए कोई कांस्टेंट है, इंटू ई की पावर माइनस ए बाई आर टी, फिर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। क्योंकि एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन माना था मैंने, ए एंड बी वाला याद है? स्टार्टिंग में लिखवाया था मैंने, बोला था ए एंड बी की उस प्रोडक्ट एलिमेंट्री है, तो उसका रेट क्या होता है? उसका रेट होता है कांस्टेंट के इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 1। तो बेटा ये इतना पार्ट जो है, क्या ये रेट कांस्टेंट हो गया? इसी के बारे में बात करेंगे अब। ये जो इक्वेशन है ना, k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ए बाई आर टी, इसी को आरएनएस इक्वेशन बोलते हैं। अब इसी के बारे में बातें करेंगे। k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। बेटा ई का वैल्यू 2.71 होता है गुप्ता, ठीक है।
ई का जो वैल्यू है वो 2.71 होता है यार। हाँ बोल, हाँ क्या नाम है कौस्तुभ, तू अनम्यूट करने की बात कर रहा है, बोल क्या पूछना है। सर वो जो पहला तो ये ओरिएंटेशन में एक डाउट था कि हाँ पहले इसमें दो प्रोडक्ट थे तो हमने एक ही प्रोडक्ट देखा सर। बेटा दूसरा भी देख ले यार, सिंपल सिंपल सा लॉजिक दिमाग में बिठा लेना कि प्रोडक्ट तभी बनेगा जब दो मॉलिक्यूल प्रॉपर ओरिएंटेशन में है। अब इसके डिटेल में जाने की क्या जरूरत है ज्यादा। ओके एक सर। स्टेटमेंट सर ने बोला, क्या वो स्टेटमेंट ध्यान से दिमाग में नहीं बिठा सकता क्या। अब उसमें लॉजिक ढूंढ रहा है तू, जबकि मैंने दो एग्जांपल से बता दिया। कुछ दूसरा डाउट है तो पूछ। नहीं सर नहीं। ठीक है चल बढ़िया। तो ये रेट कांस्टेंट वाला जो इक्वेशन है इसको आरएनएस इक्वेशन बोलते हैं। एक बात ध्यान से सुन लेना, एक्टिवेशन एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी के अलावा ए, ये जो कांस्टेंट है ये क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है बेटा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। क्या मीनिंग होता है हर एक टर्म का, हर एक टर्म के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। सबसे पहले तो इतना मुझे बताइए कि इसी इक्वेशन को देखने से ये इतना आइडिया लग रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो माइनस ई ए बाई आर टी जो है वो क्या होगा, कम, ज्यादा होगा। माइनस लगा हुआ है ना, इसलिए माइनस लगा हुआ है बेटा, ज्यादा होगा। तो के भी ज्यादा होगा, और अगर के ज्यादा होगा तो रेट ज्यादा होगा, क्योंकि रेट तो डायरेक्टली के पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर कम होगा तो के कम होगा, रेट कम होगा। ये बात समझ में आ गई। एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हैं, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो के कम होगा और रेट भी कम होगा। आप चेक कर सकते हैं, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो माइनस ई ए बाई आर टी जो है वो कम होगा, के भी कम होगा, रेट भी कम होगा। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि यार जो पहले वाला पॉइंट है वो ये बता रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट बढ़ेगा। तो टेम्परेचर अगर आपने बढ़ा के इन्फिनिटी कर दिया तो ई की पावर जीरो बन जाएगा, और ई की पावर जीरो वन होता है, मतलब वहां पे के जो है वो एक इक्वल आ जाएगा। मतलब रेट कांस्टेंट किसके इक्वल आ जाएगा, ए, ए के इक्वल आ जाएगा, है ना। इतनी बात समझ आ रही है क्या। बेटा जो कैपिटल ए लिखा हुआ है ना, ये कांस्टेंट है। इसको आप बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या फिर इसी को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ठीक है, हाँ, टी टेंस टू इन्फिनिटी पे के इज इक्वल टू ए आया, इसका मतलब ए का फिजिकल मीनिंग क्या है। ए का फिजिकल मीनिंग है कि ए जो है क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमम रेट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि आपको पता है ना कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है। टेम्परेचर कितना बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम इन्फिनिटी, तो रेट कांस्टेंट भी मैक्सिमम होगा उस पे। इसका मतलब ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम रेट कांस्टेंट, मैक्सिमम रेट कांस्टेंट पॉसिबल फॉर एनी रिएक्शन। किसी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट मैक्सिमम कितना पॉसिबल है वो ए है, उसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं या उसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं। बेटा टी टेंस टू इन्फिनिटी किया तब के इक्वल टू ए आएगा, क्योंकि तब क्या होगा, ई की पावर माइनस ई ए बाय आर, टी की जगह इन्फिनिटी रख, ई की पावर माइनस जीरो बनेगा, ई की पावर जीरो वन हो जाएगा।
ठीक है, तो t टेंस टू इन्फिनिटी रखने पे e की पावर खत्म हो जाएगी ना, e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो k इक्वल टू a आ जाएगा। और आपको ये तो पता ही है e की पावर माइनस ई ए बाय आर टी क्या है, इसमें e की पावर माइनस ई ए बाय आर टी क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, या फिर ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो एनर्जी बैरियर क्रॉस कर चुके हैं। सही बात है, इतना क्लियर है। ठीक है ठीक है। अब देखो, तो आपको पता है कि इक्वेशन है k इज इक्वल्स टू a e की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। इसका ग्राफ अगर आप बनाएं k और t में, तो वो कुछ ऐसा आएगा। बेटा आप स्क्रीनशॉट लेते रहो ना यार, पीडीएफ का वेट मत करो, बहुत टाइम लगेगा पीडीएफ बनने में। ठीक है, तो देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। टेम्परेचर रेंज ये लिया आपने यहां से यहां तक, और इधर आपने टेम्परेचर ले लिया, सेम टेम्परेचर रेंज। जब इधर आपने टेम्परेचर रेंज लिया तो आपको के में इतना डिफरेंस दिखा, और जब आपने हायर टेम्परेचर रेंज में से टेम्परेचर रेंज लिया तो आपको के में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस दिखा, इतना सा डिफरेंस दिखा। ये लो टेम्परेचर रीजन है, ये हाई टेम्परेचर रीजन है। तो लो टेम्परेचर रीजन में आपने एक टेम्परेचर इंटरवल लिया और हाई टेम्परेचर रीजन में टेम्परेचर इंटरवल लिया, तो आपने देखा कि लो टेम्परेचर रीजन में जो आपने इंटरवल लिया उसके अंदर के में चेंज बहुत ज्यादा हो गया, रेट कांस्टेंट में बहुत ज्यादा चेंज हो गया। इसका मतलब रेट कांस्टेंट लो टेम्परेचर पे बहुत, मतलब जैसे आपने एक टेम्परेचर 4 से 5 किया और आपने टेम्परेचर 100 से 101 किया, ज्यादा वेरिएशन कहाँ पे आएगा, 4 से 5 में, क्योंकि इंक्रीज तो सिर्फ 1 डिग्री से किया। बट लो टेम्परेचर रीजन में रेट कांस्टेंट जल्दी से इंक्रीज होता है। इसका मतलब यह है रेट कांस्टेंट वैल्यू इज मोर सेंसिटिव इन लोअर टेम्परेचर रेंज। लोअर टेम्परेचर रेंज में रेट कांस्टेंट का वैल्यू थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है, थोड़ा सा भी चेंज करोगे रेट कांस्टेंट बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। अब एक बात मुझे आप लोग बताएंगे, अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये है रेट कांस्टेंट का रेशियो 180 पे और 200 पे, किसी ने बोला 300 पे और 280 पे, फिर किसी ने बोला 400 पे और 380 पे, बताइए वैल्यू ज्यादा किसका होगा? इसका ज्यादा होगा, क्योंकि 180 से 200 में है तो 20 का डिफरेंस तीनों जगह, बट पहले वाले में 100 से 280 में वेरिएशन ज्यादा आएगा, इसलिए उसका वैल्यू ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा सेंसिटिव है। नहीं आ रहा यार समझ में ना? आ गया, ठीक है बेटा, एक बात सीधी सीधी है, फिर से बता देते हैं। पहले बताओ ग्राफ समझ आया कि नहीं? मोर सेंसिटिव जो बोला वो समझ आया कि नहीं? तो यार एक बात मैं बता रहा हूँ, वही है कि टेम्परेचर 5 से 10 किया तो भी डेल्टा टी 5 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा, टेम्परेचर 100 से 105 किया तो भी डेल्टा टी 5 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर चेंज सेम है। बट 5 से 10 करने में रेट कांस्टेंट में जितना वेरिएशन आएगा ना, उतना वेरिएशन 100 से 105 करने में नहीं आएगा, कम आएगा। 100 से 105 में रेट कांस्टेंट थोड़ा कम इंक्रीज होगा। तो अगर 5 से 10 में ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो रेशियो ज्यादा होगा। जैसे मान लो 5 पे रेट कांस्टेंट, 5 से 10 में रेट कांस्टेंट दुगना हो गया,
बट 100 से 105 में दुगना नहीं होगा, हो सकता है सिर्फ 1.1 ही हुआ, 1.1 टाइम्स इंक्रीज हुआ। तो रेशियो ज्यादा कहाँ पे आएगा यार, 5 से 10 में रेशियो ज्यादा आएगा ना। ये तो बोल रहा हूँ मैं। तो वही मैंने बोला कि 200 से 180 में जो रेट कांस्टेंट का रेशियो है, 300 से 280 में जो है, और 400 से 380 में जो है, हर जगह डिफरेंस तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड का ही है। बट यहाँ पे लोअर टेम्परेचर में क्योंकि रेट कांस्टेंट ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पे रेशियो ज्यादा आएगा, हो सकता है दुगना आ जाए। बट 400 से 380 हो सकता है 1.1 या 1.2 टाइम्स ही है। ठीक है। हाँ, तो कुछ पूछ रहा था। सर मैं ये पूछ रहा था सर, पहले आपने जो स्टेटमेंट लिखा ना, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट इंक्रीजेस, हाँ, वो सिर्फ एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए है ना सर? टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्यों बेटा? फिर आपने पहले लिखा ना टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेट इंक्रीज होगा, एक्सोथर्मिक के लिए इंक्रीज नहीं होगा ना सर? पहले ये एक्सप्रेशन देख, इस एक्सप्रेशन में एंडो एक्सो क्या है, एंथैल्पी ऑफ हाँ। रिएक्शन कोई टर्म है क्या? है नहीं क्या सर। बता। नहीं सर। फिर क्यों बोल रहा है? सर तो फिर बेटा वो के इक्विलिब्रियम होता है, वो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए आता है ना यार। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग? क्या इसमें एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसका कोई रिलेशन है क्या? क्या मैंने यहाँ पे एंडो एक्सो जैसे केसेस बनाए, कोई डेल्टा एच के बारे में कुछ बात की क्या? मैंने कुछ नहीं की। नहीं सर। बस सिंपल ना, खत्म कर। ओके। और सर ये दूसरा डाउट ये था कि हाँ, वो जो ग्राफ बनाया ना सर एनर्जी का, हाँ, एनर्जी वाले का, सर वो पहले मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनाया, वो ए के मॉलिक्यूल्स का बनाया या बी के मॉलिक्यूल्स का बनाया? ये के और टी की बात कर रहा है क्या? नहीं 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 सर, आप 2 स्लाइड पीछे जाओगे तो वो हाँ मैं समझ गया, मैक्सवेल मैक्सवेल वाला। वाला। हाँ। बेटा वो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ किसके लिए बनता है? वो तो सभी मॉलिक्यूल के लिए बनता है यार, एक मॉलिक्यूल के लिए थोड़ी बनता है। मतलब तब ए उस प्लस बी दोनों नहीं मॉलिक्यूल्स। नहीं 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 नहीं, ए प्लस बी के लिए थोड़ी है पागल। वो बीच में मैंने लाइन खींच के बनाया था ना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। अगर ए प्लस बी के लिए होता तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्यों लिखता उसमें मैं? क्योंकि मॉलिक्यूल तो दो ही है फिर तो। नहीं, मैं सर ये पूछ रहा था कौन से टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए वो ग्राफ बनाया, ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए या बी टाइप के? बेटा वो जो मॉलिक्यूल है ना, वो जो ग्राफ है ना मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, वो कोलिजन के बेसिस पे है, मॉलिक्यूल के टाइप के बेसिस पे नहीं है। कि एक सिस्टम है उसके अंदर एक ही तरीके के मॉलिक्यूल, मान ले एक ही तरीके के मॉलिक्यूल है और उनमें कितने कोलिजन होंगे। ओके। अच्छा। वो हाँ, उस कोलिजन पे बेस्ड है वो ग्राफ। ओके सर, एवरेज मॉलिक्यूल मान के। ओके सर, थैंक यू। हाँ। हाँ मनन बोल। सर जो हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो रेशियो हम लोग निकाल रहे हैं, तो सर हम लोग सिंपली यही बोल रहे हैं कि जो लोअर टेम्परेचर है वहाँ पे सेम रेंज में लेकिन चेंज ज्यादा है ना। एग्जैक्टली बिल्कुल यही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ 10 मिनट से, यही मेरा मतलब है कहने का। सही बोल रहा है। ओके ठीक सर। है बेटा, आरएनएस इक्वेशन में एल एन के इज इक्वल्स टू क्या होगा? एल एन ए माइनस ए बाई आर टी वन होगा। ग्राफ भी बना लो इसका, एल एन के और 1/t में ग्राफ बना लो। स्लोप आ जाएगा माइनस ई ए बाई आर। ध्यान रखना एल एन में बनाया, लॉग में बनाओगे तो स्लोप डिफरेंट आएगा थोड़ा, वो आप लोग खुद से कर लेंगे, इतना समझदार हैं आप लोग। मान लो इसको K1 मान लो, T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 है, तो T2 टेम्परेचर पे ln K2 इज इक्वल्स टू ln ऑफ A माइनस ई ए बाई आर T2 होगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दो तो बनेगा ln ऑफ K2 बाई K1 बनेगा ln A कैंसिल, सीधा बचेगा ई ए बाई आर इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। ये क्या है यार? ये है कि T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट अगर K1 है तो T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, वो इक्वेशन है। हेल्प करेगा ये इक्वेशन आपको कैलकुलेट करने में कि टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट कैसे चेंज होता है। आ रही है बात समझ में? अगर लॉग में ग्राफ बनाया होता तो स्लोप क्या आता?
ये टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ के। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन पढ़ चुके हम, वांट ऑफ इक्वेशन थोड़ा थोड़ा याद हुआ। एग्जैक्टली अगर लॉग में ग्राफ बनाएंगे तो डिवाइड बाय 2.303 आ जाएगा बस। बहुत ही बढ़िया। आई बात समझ में? चलिए अब सुनो, पहले तो एक टर्म है टेम्परेचर कोफिशिएंट। बेटा वो वांट ऑफ इक्वेशन है यार, वो उसको इक्वेशन को वांट ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो उसका क्या मतलब होता है कि रेट कांस्टेंट एट एनी टेम्परेचर, डिनोमिनेटर में ऊपर आएगा रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T+10, उसी को टेम्परेचर कोफिशिएंट बोला जाता है और उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और म्यू का जो वैल्यू है जनरली 2 से 3 के बीच में होता है। ये ऑब्जर्वेशन है, ऐसा ऑब्जर्व हुआ है। मान लो कोई क्वेश्चन है, आपसे पूछ ले कि यार K50 जो है वो कैलकुलेट करो। अगर आपको K10 दिया गया है कि वो अल्फा है और म्यू दिया गया है 2 है, तो म्यू क्या है यार? म्यू तो 20/10 भी म्यू है, 30/20 भी म्यू है, 40/30 भी म्यू है ना? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा क्वेश्चन है। K50/K40 किया आपने, फिर उसको K40/K30 किया, फिर मल्टीप्लाई किया K30/K20, फिर K20/K10। इन सबको इक्वल्स टू आप ऐसे लिख सकते हैं ना, K50/K10 लिख सकते हो ना, क्योंकि बाकी सब तो कैंसिल हो जाएंगे ये सब तो। बट यार ये जो है ये म्यू है ना, ये 2 है, ये भी म्यू है, ये भी 2 है, ये भी 2 आएगा और ये भी 2 आएगा। इक्वल्स टू हो गया K50/K10 है अल्फा, तो K50 कितना हो गया? 2⁴ अल्फा। ये बात समझ में आई? हाँ, समझ में आ गई। यार जो अभी थोड़ी देर पहले आपने आरएनएस इक्वेशन देखी, वो आएगा ln ऑफ K2/K1 था, मतलब K2/K1 इज इक्वल्स टू EA/R 1/T1 माइनस 1/T2 क्या है? T+10। यही तो है, ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन को, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए तो सही थोड़ा। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलेंगे। हाँ गौरांग बोल, अनम्यूट कर, क्या डाउट है? सर जो वो ग्राफ था सर, K = AE⁻⁻ वाला, हाँ वो सर एक्सपेरिमेंटल ग्राफ था क्या? एग्जैक्टली बेटा, ओके सर। है ना? क्योंकि इस ग्राफ का कुछ पार्ट तो आपने मैक्सवेल से निकाला है। हाँ हाँ। A-E⁻⁻A/RT, दैट पार्ट जो है वो फ्रॉम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन है ना। ओके सर, थैंक और ए जो है ना वो आरएनएस कांस्टेंट। अब ए के अंदर क्या क्या टर्म्स आती है एक्चुअली में, बहुत लंबा सा डेरिवेशन है इसका जो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए डेरिवेशन मैंने बताया नहीं, डायरेक्टली मैंने लिखा A एक जो है उसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर आते हैं, इसलिए कंबाइन ग्राफ जो है उसका ग्राफ ऐसा ही क्यों आया, उसके लिए आपको पूरा डेरिवेशन जानने की जरूरत पड़ेगी, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। तो आप सीधा सिर्फ ध्यान रखिए कि ग्राफ ऐसा आता है। ओके सर। एक बार फिर से बता रहा हूँ, टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला आपको पता था ना कि यार ln ऑफ K2/K1 जो होता है वो होता है EA/R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। अब जब म्यू पढ़ रहे हैं तो आपने देखा कि एक टेम्परेचर तो T है तो दूसरा टेम्परेचर T+10 होगा, तो हो गया ln ऑफ
KT plus 10 divided by KT is equals to आएगा EA by R into 1 upon T minus 1 upon T plus 10, right? ओके, ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, लिख चुके ऑलरेडी। ले बेटा, जल्दी लिखो यार थोड़ा प्लीज, आप लोग बहुत स्लो कर रहे हो, है ना? इतना क्लियर हो गया, टेम्परेचर कोफिशिएंट समझ में आ गया। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट पे। हाँ, ये एक्सपेरिमेंट भी पता चला 2 से 3 के बीच में आता है। बेटा कैटालिस्ट क्या होता है? जो रिएक्शन की रेट को चेंज कर दे। पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करेगा? रेट को इंक्रीज करेगा। नेगेटिव कैटालिस्ट क्या करेगा? रिएक्शन की रेट को डिक्रीज करेगा। सही बोल रहा हूँ, है ना? कोई भी एक केमिकल रिएक्शन लिखो यार। ये मैंने लिखी है केमिकल रिएक्शन, ये बनाया ग्राफ, इसका ग्राफ बना दिया। तो क्योंकि फॉरवर्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो के फॉरवर्ड डिफाइन होगा, के फॉरवर्ड इक्वल टू ए फॉरवर्ड e की पावर माइनस ई फॉरवर्ड बाय आर टी, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर कैटालिस्ट लिया आपने, तो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, कैटालिस्ट अगर मान लो पॉजिटिव कैटालिस्ट लिया, मान लो बाय डिफॉल्ट कैटालिस्ट अगर जब भी दिया गया आप मानेंगे कि पॉजिटिव कैटालिस्ट की बात कर रहा है। एक मिनट यार, अगर पॉजिटिव कैटालिस्ट लिया मतलब रेट बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा। रेट बढ़ने का क्या मतलब है, मुझे बताइए कि कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ग्राफ, ये जो ग्राफ अभी बना हुआ है, इससे ऊपर जाएगा कि इससे नीचे आएगा? नीचे शिफ्ट होगा। सबने बोला नीचे शिफ्ट होगा, कोई रीजन नीचे क्यों शिफ्ट होगा? कैसे आइडिया लेंगे? रिएक्शन फास्ट हो रहा है, सही बात है, प्रोडक्ट फास्ट मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, ये भी बहुत सही बात है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो पॉजिटिव कैटालिस्ट की प्रेजेंस में क्या आएगा? एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा सर, ग्राफ नीचे आएगा थोड़ा। चलिए ठीक है, वो भी देख लेते हैं, है ना? तो ठीक है सर, ग्राफ ऐसा कुछ आएगा, स्टार्ट करेगा वहीं से, और ये ग्राफ थोड़ा बेटा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अभी भी सेम है, मतलब रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में चेंज नहीं होता। अरे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल, गिब्स फ्री एनर्जी बोल, डेल्टा इंटरनल एनर्जी बोल, ये चेंज नहीं होते। मैं फिर से बोल रहा हूं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होता सर, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होता है और एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाता है। जैसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी अगर EF था, तो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में अगर रेट कांस्टेंट K प्राइम F आ रहा है, तो AF e की पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा, थोड़ा x से कम हो गया बाय RT, इतना आएगा सर, ऐसा बोल सकते हैं। कैटालिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, उससे रेट बढ़ेगा, बट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतनी बात समझ में आ गई क्या? ठीक है बेटा, एक और बात ध्यान रखना, जो आरएनएस है ना, उसका आरएनएस इक्वेशन जो है ना, K इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ए बाय RT। बेटा ये पॉजिटिव कैटालिस्ट के लिए, नेगेटिव कैटालिस्ट के लिए ग्राफ ऊपर आएगा। ये नेगेटिव के लिए है, ये पॉजिटिव के लिए है। बेटा एक आरएनएस इक्वेशन को अलग तरीके से भी लिखा जाता है, D ऑफ ln K
बाय डी टी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा इज इक्वल्स टू ई ए बाय आर टी स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ आरएनएस इक्वेशन। कहाँ की बात कर रहा है? हाँ टी बेटा टेम्परेचर है। ये इक्वेशन कैसे आया डिफरेंट फॉर्म वाला? अरे एल एन के इज इक्वल्स टू, आपको पता है ना, एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी होगा। तो डिफरेंशिएट कर दो ना, टी के रिस्पेक्ट में आ जाएगा डायरेक्टली यार, नहीं आएगा क्या? टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, इसमें सोचना क्या है। ध्यान से सुनना, टेम्परेचर कोफिशिएंट में अगर टेम्परेचर नहीं दिया गया है तो बाय डिफॉल्ट आप क्या मानेंगे? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। टी को क्या मानेंगे? 25 डिग्री सेंटीग्रेड मानेंगे। तो टी प्लस 10 कितना हो जाएगा? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट की जरूरत पड़ रही है क्वेश्चन में और नहीं दिया गया उसका वैल्यू, तो उसको 2 मान लेंगे, क्योंकि मिनिमम 2 होता है, मान लेंगे। टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और म्यू का वैल्यू 2 कंसिडर करेंगे। ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। चलो ऑप्शन, इतना तो समझ में आ ही गया हमको, है ना? कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसी इक्वेशन पे, ज्यादा टफ नहीं। चलो सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, आप लोग मुझे बताएंगे। आपको आपको पता है ना कि इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट की बात करते हैं। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन होती तो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों की बात करते, तब फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी और बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी दोनों की बात करते। आप ऑलरेडी जानते हैं ये बात ना? आपको इतना आइडिया है कि अगर सर ये ग्राफ बना हुआ है, ये अगर ग्राफ मैंने बनाया तो इस ग्राफ में ये तो होगा फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी और ये होगा बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और आपको पता है कि डेल्टा एच हमेशा फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड होता है, ये तो आप जानते हैं, राइट? ठीक है ना बेटा? तो एक क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। एक रिएक्शन है, ए गिव्स बी, रेट कांस्टेंट K1 है, फिर ए गिव्स सी, उसका रेट कांस्टेंट K2 है। ठीक है। सेकंड वाला जो है उसका एक्टिवेशन एनर्जी पहले वाले की एक्टिवेशन एनर्जी का दुगना है, ये दिया गया है। तो K1 एंड K2 में रिलेशन बताओ। ऑप्शन दे देता हूँ, आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ।
बताइए क्या करें। सबके ऑप्शन अलग आए हैं, किसी का ए आया, किसी का बी आया, किसी का डी आया, बस सी बाकी रह गया यार। अच्छा हेमंत ने सी भी बोल दिया, बहुत बढ़िया। क्या करें। हम्म? ऐसे तो काफी सारे टेंशन में आ जाएंगे। चलो करते हैं, ट्राई करते हैं। ऑप्शन तो लिखे हुए हैं ना, ऑप्शन लिखे हुए हैं। अब क्वेश्चन को हटा के ऊपर वाला, ऊपर जो लिखा है उसको हटा देते हैं। और मैं सिखाता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। k1 इज इक्वल्स टू ए की पावर माइनस EA1 बाई RT था। k2 इज इक्वल्स टू ए की पावर माइनस EA2 बाई RT था। k1 k2 डिवाइड किया, a से a कैंसिल, एक्सपोनेंशियल में आया, e की पावर में आएगा EA2 माइनस EA1 बाई RT आएगा। अब EA2 जो होता है वो 2EA1 होता है, मतलब ये क्या बचेगा, e की पावर में सिर्फ EA1 बाई RT बचेगा। तो क्या k1 इज इक्वल्स टू, मैं नहीं बोल सकता k2 e की पावर EA1 बाई RT। खत्म, बात खत्म, ऑप्शन डी। चलो आगे चलते हैं। इसमें दिक्कत है क्या? हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए बेटा, कांस्टेंट है वो सेम ही रहेगा यार, वो मानना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। थोड़ा दिमाग खुद से लगाना पड़ता है, दिया है भगवान ने सबको। खुद सोच, 4 ऑप्शन दिए गए तुम्हें, अगर क्वेश्चन आता है तो तुम मुझसे फोन करके पूछोगे एग्जाम में कि सर ए के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं गया। ये तो कॉमन सेंस है ना यार, मानना पड़ेगा, नहीं तो कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन को। अब देखो, आपने अब तक सिर्फ इरिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ी है। अब इरिवर्सिबल हो, सिक्वेंशियल हो, अलग अलग तरीके की रिएक्शन आएंगी। इन जनरल रेट कैसे लिखते हैं, रेट लो कैसे लिखते हैं, वो सिखा रहा हूं, तो सुनेंगे शांति से। सबसे पहले क्लियरली बोल रहा हूं, हर एक रिएक्शन को आप एलिमेंट्री रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं। कंसिडर ऑल आर एलिमेंट्री रिएक्शन। सबसे पहले नॉर्मल ए गिव्स बी टाइप का रिएक्शन। अरे सर बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। एलिमेंट्री है तो आप बोल देंगे माइनस ऑफ DA बाई DT इज इक्वल्स टू K इंटू ए की पावर 1। खत्म हो गया। अगर A गिव्स 2A गिव्स B होता तो लिख देते माइनस ऑफ DA बाई DT, यहाँ 1/2 इज इक्वल्स टू लिखते K इंटू ए का स्क्वायर लिखते, फिर बोलते माइनस ऑफ DA बाई DT इज इक्वल्स टू हो जाता K इंटू ए का स्क्वायर हो जाता। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सब समझ आ रहा है? हाँ, बहुत सिंपल है सर, ये तो हम जानते हैं ऑलरेडी, है ना, नया नहीं है हमारे लिए, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल हो, ए गिव्स बी, ये रिवर्सिबल, तो यहाँ पे फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट आएगा, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट आएगा। तो फॉरवर्ड रेट कैसे लिखा जाएगा, फॉरवर्ड रेट लिखा जाएगा फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट ए होगा फॉरवर्ड में। बैकवर्ड रेट कैसा लिखा जाएगा, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट इनटू बी रिएक्टेंट होगा।
और ए की पावर 1 ही क्यों लिखा? क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन है, जो कोफिशिएंट है वही ऑर्डर होगा, राइट? अब मुझे वो बताओ, इस केमिकल रिएक्शन को देख के ऐसा नहीं लग रहा कि यार रेट ऑफ रिएक्शन जो है माइनस डी ए बाई डी टी होगा, और वो किसके इक्वल होगा? वो होगा के फॉरवर्ड इंटू ए माइनस के बैकवर्ड इंटू बी। क्या ये बात समझ में आई सबको? और यही इक्वल होगा प्लस ऑफ डी बी बाई डी टी के। यार देखो यार, तुम लोगों को है ना वो 10th वाले, 3rd 4th क्लास वाले एग्जाम्पल से समझाना पड़ता है। 100 रुपीज थे, 50 रुपए दे दिए किसी को और 30 रुपए वापस ले लिए। कितने हो गए आपके पास? 50 रुपए दे दिए, 30 रुपए वापस ले लिए। सिंपल ना यार? तो वही वाली बात है कि ए डिसोसिएट हो रहा है बी में, बट बी से बन भी तो रहा है कुछ। तो अगर आप बोल रहे हैं कि के फॉरवर्ड इंटू ए इस रेट से वो डिसोसिएट हो रहा है, तो के बैकवर्ड इंटू बी उस रेट से बन भी तो रहा है यार। तो ओवरऑल रेट क्या होगा रिएक्शन का? के फॉरवर्ड इंटू ए माइनस के बैकवर्ड इंटू बी। इसमें सोचना नहीं है, ठीक है? आ गया होगा समझ में? बेटा माइनस साइन आएगा ना, क्योंकि जब तू बोल रहा है कि के फॉरवर्ड इंटू ए इस रेट से वो डिसोसिएट हो रहा है, तो डिसोसिएशन वाला अगर पॉजिटिव साइन आया है तो फॉर्मेशन वाला नेगेटिव साइन के साथ आएगा। आएगा ना? टाइम लगेगा, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा आप लोग को भी। ये समझ में आना चाहिए यार, रिवर्सिबल रिएक्शन वाला ये वाला पार्ट समझ आना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो समझाने के लिए। आप भी क्या याद रखेंगे, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हाँ बेटा, आप बी के लिए भी लिख सकते हैं, वो लिखा ना मैंने, देखो आप इस पूरे इक्वेशन को देखो, इसमें ए के बारे में भी लिखा मैंने, बी के बारे में भी लिखा। क्योंकि बेटा केमिकल रिएक्शन देख के ये तो आप लिख ही सकते हो ना, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस ऑफ डी बी बाई डी टी, ये तो लिख ही सकते हैं। और फिर रेट ऑफ रिएक्शन को आपने इसके इक्वल कर दिया, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ये सभी स्लाइड्स गायब होने वाली है, इसलिए बोल रहा हूँ। ओके गौरांग, मुझे शेयर कर देना। ओके गौरांग, डी ए इज कॉन्सेंट्रेशन। डी क्या है बेटा? डी ए बेटा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, डी बी है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। चलो यार, एक डाउट क्लियर होगा, टेंशन मत लो, हाइपर होने की जरूरत नहीं है, सब आसान है। ये देखो, अगर रिएक्शन ऐसा है तो फॉरवर्ड में तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे? -1/2 डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू +1/3 डी बी बाई डी टी लिखोगे। ये तो बात सही बोल रहे हो सर आप। इक्वल्स टू क्या लिखोगे सर? फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट तो होगा के एफ इंटू ए का स्क्वायर, और बैकवर्ड रेट कांस्टेंट होगा के बी इंटू बी का क्यूब। आगे बात समझ में? अगर ये समझ में आ गया मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट लिखना आ गया आप लोगों को। अच्छा, ए स्क्वायर और बी क्यूब क्यों लिखा मैंने? एलिमेंट्री रिएक्शन है इसलिए, सही बात है। एलिमेंट्री नहीं होता तो कुछ नहीं कर पाते, और मैंने पहले बोला हम अज्यूम कर चुके हैं कि सभी एलिमेंट्री है। चलो अब धीरे धीरे
कैसे जाएंगे अजीब से, A gives B and B gives C, ये K1 है, ये K2 है, तो माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी क्या होगा? सिंपल सी बात है, ए बी में डिसोसिएट हो रहा है, तो आप बोल देंगे सर K1 इंटू ए आएगा, प्लस ऑफ डी सी बाई डी टी क्या होगा, क्योंकि सी बन रहा है, आप बोलोगे सर K2 इंटू बी आएगा, क्या ये सही लिखा मैंने? प्लस ऑफ डी सी बाई डी टी सही लिखा, K2 इंटू सी, K2 इंटू बी, बिल्कुल। यार प्रॉब्लम पता है क्या है, डीबी बाई डी टी में, डीबी जो बी है वो बन भी रहा है और डिसोसिएट भी हो रहा है। बन किस रेट से रहा है? फॉरवर्ड रिएक्शन में बन रहा है, K1 में बन रहा है और K2 में डिसोसिएट हो रहा है। तो K1 में तो बन रहा है कितना, K1 इंटू ए की पावर 1, और बी में डिसोसिएट हो रहा है, तो K2 इंटू बी की पावर 1 हो गया, खत्म। कुछ बचा इसमें? लिख दिया आपने तीनों के लिए, समझ में आ गई बात? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और केस देखो, ए और बी रिवर्सिबल है बट बी से सी इरिवर्सिबल है, तो रेट कांस्टेंट 3 आ गए यहाँ पे। अब के फॉरवर्ड, के बैकवर्ड एंड के, अब ध्यान से देखना, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी में जो बोल रहा हूँ, क्या ऐसे लिख पाओगे? के फॉरवर्ड इंटू ए माइनस के बैकवर्ड इंटू बी लिख सकते हो उसको? क्या डीसी बाई डी टी को ऐसे लिख सकते हैं, K1 इंटू बी की पावर 1? बेटा प्लस ऑफ डीबी बाई डी टी जो है ना, बी दोनों रिएक्शन में है। पहले रिएक्शन में बी किस रेट से बन रहा है? सर बन रहा है के एफ इंटू ए माइनस के बी इंटू बी रेट से बन रहा है, और दूसरे रिएक्शन में K1 इंटू बी से डिसोसिएट हो रहा है। ये समझ आया क्या? ये क्या लिखा है कॉस्ट्यूम? ठीक, चलो एक और केस देखो यार, फिर अब सॉल्व करते जा रहे हो तो करते रहो फिर। ए गिव्स बी और ए गिव्स सी, ये K1 है, ये K2 है, क्या करोगे? एक बात बताइए, क्या लिख सकते हैं क्या माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू क्या? पहले स्टेप में तो K1 इंटू ए और दूसरे वाले में K2 इंटू ए, दोनों को ऐड ही करना पड़ेगा ना। ये बात तो समझ में आ रही है? क्या ये सही लिखा मैंने? ठीक है, क्या प्लस ऑफ डीबी बाई डी टी K1 इंटू ए होगा, और क्या प्लस ऑफ डीसी बाई डी टी K2 इंटू ए होगा? सही बोल रहे हो सर, एकदम सही बोल रहे हो। चलिए अब डिटेल में पढ़ेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन भी पढ़ेंगे और ये इस तरीके की रिएक्शन भी पढ़ेंगे बेटा, पैरेलल रिएक्शन जिसको बोलते हैं, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने रिएक्शन का आइडिया देके उसको रेट लो कैसे लिखते हो बता दिया आपको, अब हमें डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन का ध्यान से सुनना। ए गिव्स बी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड
ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हम ये मान के चल रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर। ये के फॉरवर्ड है, ये के बैकवर्ड है, और के इक्विलिब्रियम जो होता है वो के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड होता है, सब जानते हैं। तो बताओ, t इक्वल टू 0 पे ए नॉट लिया, इक्विलिब्रियम पे नहीं, टाइम टी पे। टाइम टी पे देखा ए नॉट में से एक्स चला गया, ये एक्स बन गया। हमने इक्विलिब्रियम पे देखा ए नॉट में से एक्स इक्विलिब्रियम चला गया, एक्स इक्विलिब्रियम बन गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बोलूं कि माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी जो कि रेट है, उसको अगर मैं ऐसे लिखूं के फॉरवर्ड इंटू ए फॉरवर्ड माइनस के बैकवर्ड इंटू बी। अच्छा, ए फॉरवर्ड ये सब लिखने की जरूरत नहीं, ए और बी लिख दो, काफी है, चलेगा। बेटा किसी भी टाइम टी पे मुझे इतना बता, ए कितना है, ए नॉट माइनस एक्स कितना है, ए नॉट माइनस एक्स, और बी कितना है, एक्स हो गया। इतने पार्ट को, ए नॉट तो कांस्टेंट है, ए नॉट को बाहर निकाल लोगे, ये बन जाएगा डी एक्स बाई डी टी, और इधर आएगा के फॉरवर्ड ए नॉट माइनस एक्स माइनस के बैकवर्ड इंटू एक्स हो जाएगा। अगर आप इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, एक्स इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो इक्वेशन चेंज कर दो। बट हाँ, क्या आपको पता है कि इक्विलिब्रियम पे एक्स इक्वल टू एक्स इक्विलिब्रियम होगा, बट इक्विलिब्रियम पे जो एक्स होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। क्या इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है क्या? नहीं। एक्स क्या है, एक्स तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है ना। तो क्या इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट चेंज होगा? नहीं। इक्विलिब्रियम आ गया तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाता है सर, जितना है उतना ही रहेगा। इसका मतलब एट इक्विलिब्रियम डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 0, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन 0। अगर 0 तो इस इक्वेशन 1 में रख दो, 0 इज इक्वल टू के फॉरवर्ड ए नॉट माइनस एक्स इक्विलिब्रियम माइनस के बी इंटू एक्स इक्विलिब्रियम। यहां तक समझ आया क्या? इतना बताओ। एक्स इक्विलिब्रियम जो है वो है कि कितने मोल एक के डिसोसिएट होंगे एट इक्विलिब्रियम, वो है। ठीक है, तो यहां से आपको करना क्या है, आप यहाँ से के बैकवर्ड निकाल लेंगे। के बैकवर्ड आएगा के फॉरवर्ड इंटू ए नॉट माइनस एक्स इक्विलिब्रियम डिवाइड बाय एक्स इक्विलिब्रियम। आप ध्यान रखेंगे इसको, इक्वेशन 2 बोल दीजिए, और उन्हीं से के बैकवर्ड प्लस के फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू, ये भी आएगा के फॉरवर्ड इंटू ए नॉट डिवाइड बाय एक्स इक्विलिब्रियम, इसको 3 बोल दीजिए। ये दोनों इक्वेशन कहाँ से आई? ये दोनों इक्वेशन यहीं से आई बेटा, इसी से आई। ये जो है ना, इसी से आई, और कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, याद नहीं रखना है इक्वेशन, आइडिया होना चाहिए कि ऐसा ऐसा कुछ किया था सर ने। अब क्योंकि आप जानते हैं कि dx बाई डी टी जो है वो होता है के फॉरवर्ड ए नॉट माइनस एक्स, अच्छा ये कैपिटल ए नॉट माइनस एक्स था, माइनस के बैकवर्ड यहाँ पे जस्ट अ मिनट, dx बाई डी टी क्या था, के फॉरवर्ड ए नॉट माइनस एक्स
माइनस के बैकवर्ड एक्स हो गया था। के फॉरवर्ड ठीक है, यहाँ तक ठीक चल रहा है। माइनस के बैकवर्ड की जगह क्या रखोगे, जो जस्ट अभी आपने कैलकुलेट किया है, ये सब इतना सब तो लिखोगे के फॉरवर्ड, वही वापस से ए नॉट माइनस एक्स इक्विलिब्रियम डिवाइड बाय एक्स इक्विलिब्रियम इनटू एक्स आएगा। यार सॉल्व करेंगे, बड़ा मेहनत लगेगा सर इसको सॉल्व करने में, तो एलसीएम ले लो। के फॉरवर्ड ए नॉट माइनस एक्स इंटू एक्स इक्विलिब्रियम माइनस में आएगा के फॉरवर्ड ए नॉट माइनस एक्स इक्विलिब्रियम इंटू एक्स और डिवाइड में आएगा एक्स इक्विलिब्रियम, ऐसा कुछ आएगा। अब आप सॉल्व करेंगे इसे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, dx बाई डी टी आएगा के फॉरवर्ड इंटू ए नॉट एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स इक्विलिब्रियम, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, देख लेना आप। ठीक है, और हाँ dx बाई डी टी एक बार देखिए तो सही, इतना जो टर्म है ना, इतना टर्म इक्वेशन 3 से देखो, इक्वेशन 3 से इतना टर्म क्या है, के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड है, तो लिख दो के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड इनटू एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स हो गया। अब इसी को कंटिन्यू करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसी को कंटिन्यू करके डेरिवेशन करेंगे। फाइनल रिजल्ट ध्यान रखना है, डेरिवेशन भूल भी जाओ फर्क नहीं पड़ता, फाइनल डेरिवेशन ध्यान रखेंगे, फाइनल रिजल्ट ध्यान रखेंगे। तो आया dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू, बन रहा था के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड इंटू एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स बन रहा था, तो इंटीग्रेट करना है तो dx डिवाइड बाय एक्स इधर लेके आना पड़ेगा, और के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड तो है ही, इधर ये dt हो गया, इंटीग्रेट कर दो 0 से t, 0 से x हो गया। ठीक है, अच्छा x इक्विलिब्रियम तो कांस्टेंट है ना यार, ये तो कांस्टेंट होता है, बट x थोड़ी कांस्टेंट है, x तो चेंज हो रहा है, किस टाइम पे कितना डिसोसिएट होगा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो रिजल्ट आएगा ln ऑफ, लिमिट पुट करने के बाद x इक्विलिब्रियम डिवाइड बाय x इक्विलिब्रियम माइनस x, इंटीग्रेशन आपको पता है, वो सब बताने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल्स टू के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड इनटू t। ये है फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल रिएक्शन जो है उसका इक्वेशन। ठीक है, हाँ यहाँ पे हाफ लाइफ भी होती है, हाफ लाइफ का यहाँ पे मीनिंग क्या है, आपने देखा कि ए रिवर्सिबल बी रिएक्शन में ये ए नोट लिया था और ये ए नोट में से एक्स इक्विलिब्रियम चला गया था इक्विलिब्रियम पे, और ये एक्स इक्विलिब्रियम बन गया था। तो एक बात बताओ, क्या एक्स इक्विलिब्रियम इज द कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम? सही बात है। अगर आपसे कोई पूछे कि हाफ लाइफ निकालो, तो हाफ लाइफ का मतलब वो बोलना चाह रहा है कि जब इक्विलिब्रियम का कॉन्सेंट्रेशन जितना है, इक्विलिब्रियम पर जितना कॉन्सेंट्रेशन है उसका आधा कॉन्सेंट्रेशन हो। यहाँ पे हाफ लाइफ का मतलब ऐसे ही डिफाइन करेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू x इक्विलिब्रियम बाई 2। तो बेटा इक्वेशन नंबर ये जो 4 है इसमें रख दो, तो बनेगा क्या, ln2 इज इक्वल्स टू के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड इनटू टी हाफ, तो टी हाफ आ गया 0.693 डिवाइड बाय के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड, बात खत्म। ठीक है, बेटा ये समझने वाली बात नहीं है, ये तो डेफिनेशन है कि हाफ लाइफ, रिवर्सिबल रिएक्शन में हाफ लाइफ कैसे बताएंगे।
क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन में समझ में आता है कि रिएक्टेंट आधा कंज्यूम हो जाए, बट यहाँ पे रिएक्टेंट आधा कंज्यूम होने का क्या लॉजिक है? रिएक्टेंट तो कंज्यूम भी हो रहा है, बन भी रहा है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ है कि जितना कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे था, जितना कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे डिसोसिएट हो रहा था ए का, अगर उसका आधा कॉन्सेंट्रेशन डिसोसिएट हो तब कितना टाइम लगेगा, वो हाफ लाइफ। जैसे इक्विलिब्रियम पे 10 मोल डिसोसिएट होते हैं, तो आप 10 मोल का वेट नहीं करोगे, आप बोलोगे जब 5 मोल डिसोसिएट हो जाएंगे ना, वो हाफ लाइफ है। क्या यार टफ लग रहा है क्या तुमको ये? हाँ, टफ लग रहा है तो बताइए, आसान है, मैंने ज्यादा टफ बताया नहीं है आपको। ठीक है, आगे चले, आगे चले। ठीक है, लिखो आराम से। यार आप लोग मॉड्यूल सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, वेट मत करो कि काशी सर बोलेंगे, है ना। इस वीक में खत्म हो जाएगा, केमिकल काइनेटिक्स खत्म हो जाएगा, मतलब इस वीक में आपका पोर्शन खत्म हो जाएगा जो आपके एग्जाम में आने वाला है। बेटा एक 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 लेक्चर और रुक जाओ, फिर पूरा मॉड्यूल सॉल्व करना है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अलावा उसको भी पढ़ाएंगे, वो नहीं आ रहा एग्जाम में। हो जाएगा, BB2 हो जाएगा बेटा, आराम से हो जाएगा। लिक्विड सॉल्यूशन नेक्स्ट चैप्टर है बेटा, पहले न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बाद लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ेंगे और फिर पढ़ते रहेंगे। पैरेलल रिएक्शन, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या मतलब है यार पैरेलल रिएक्शन का? कि ए से बी मिल रहा है और ए से सी भी मिल रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट K1 है, यहाँ पे K2 है, बहुत बढ़िया। क्या करें? लिखते हैं रेट कांस्टेंट, लिखते हैं, लिखेंगे माइनस ऑफ dA/dt इज इक्वल्स टू K1 इंटू ए प्लस K2 इंटू ए। अगर यहाँ पे ए कॉमन ले ले तो K1 प्लस K2 बनेगा, तो ये K1 प्लस K2 को क्या बोलते हैं? ओवरऑल रेट कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया, राइट। चलो मान लो कि ये होता, ए का कोफिशिएंट N1 होता और बी और सी का कुछ नहीं होता, तो क्या लिखते? माइनस ऑफ 1/N1 dA/dt इक्वल्स टू क्या लिखते? K1, ए की पावर क्या आता? सिंपल सी बात है, ए की पावर 1 ही आता बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऊपर पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट N1 N2 N3 कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, प्लस K2 .
ए की पावर अगेन 1। बहुत बढ़िया। हाँ, तो बेटा यहाँ पे माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी जो आएगा वो आ जाएगा N1 इंटू K1 प्लस K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। और ये जो इतना टर्म है ना, इसको बोलेंगे ओवरऑल रेट कांस्टेंट, के ओ बोल दो उसको, ओवरऑल रेट कांस्टेंट। आ गई बात समझ? कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आपको इतना तो पता ही है ना कि यार ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ए गिव्स बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ए गिव्स सी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये तो पता ही है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में तो हर इक्वेशन आप जानते हैं, एलएन के टर्म में जानते हैं, एक्सपोनेंशियल टर्म में आप इक्वेशन जानते हैं, तो कंफ्यूजन तो बनता ही नहीं है। दोनों फर्स्ट ऑर्डर है बेटा। ये तो ए के लिए लिखा ना आपने। अगर मैं अगर बात करूं, ऊपर आपने ए के लिए लिखा, अगर आप प्लस डीबी बाई डी टी लिखना चाहते तो क्या बोलते? K1 इंटू ए। अगर आप प्लस डी सी बाई डी टी लिखना चाहते तो क्या बोलते? K2 इंटू ए, है ना? सही बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, बात समझ आ रही है। K2 इंटू ए लिखा बेटा मैंने, प्लस ऑफ डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू K2 इंटू ए। थोड़ा रुको, 2-3 मिनट रुको, जो भी डाउट है पूछ लो। पेंसिल डिस्चार्ज हो गया इसलिए। बोलो क्या डाउट है, बाद में बीच में नहीं बोलना फिर। बेटा के ओ के बाद में क्या लिखा मैंने? ओवरऑल रेट कांस्टेंट लिखा यार। और कहाँ की बात कर रहा है? उसके बाद कुछ नहीं लिखा मैंने। गौरंग अनम्यूट करके बोल सकता है यार। So after K naught is equal to overall rate constant, you wrote dB by dt. हाँ, वो ऊपर Okay. लिखा मैंने। Okay. स्क्रीन के ऊपर राइट कॉर्नर पे देख, प्लस ऑफ डीपी बाई डी टी इक्वल टू K1 इंटू ए होगा क्या? देख के बता। हाँ, yes, yes. बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बी बन रहा है और K1 कांस्टेंट है उस रिएक्शन का, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ए की पावर 1 आएगा। वैसे सी बन रहा है दूसरे K2 वाले से, तो प्लस ऑफ डीसी बाई डी टी का इक्वेशन सही लिखा क्या मैंने? K2 इंटू ए की पावर 1। Yeah, yes, sir. वो भी सही लिखा मैंने, बिल्कुल सही लिखा। Okay. हाँ, सीक्वेंशियल भी पढ़ेंगे बेटा, सब पढ़ेंगे, जो सिलेबस में है वो सब पढ़ेंगे। बट बहुत टाइम है यार अभी, हम लोग के पास बहुत टाइम है। ठीक है, आगे चले। ओके, अब देखो, बेटा मैं इन जनरल इसी की बात कर रहा हूँ। ए गिव्स बी एंड ए गिव्स सी, है ना? K1 K2, वो सेकंड वाला N1 तो मैंने समझाने के लिए लिख लिया था।
यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि प्लस ऑफ डीबी बाई डी टी कितना है, तो आपका जवाब होगा कि सर K1 इंटू ए का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम टी। यार मुझे एक बात बताओ, ए का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम टी, तो ए टी इज इक्वल्स टू क्या, ए नॉट ई की पावर माइनस के टी होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है ना यार, ए टी इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। कल ही तो पढ़ाया था, उसमें पूछ रहे हो कैसे। तो बेटा क्या डी बी जो है, क्या डी बी इज इक्वल्स टू इतना लिख सकते हैं, K1 ए नॉट, K1 ए नॉट ई की पावर माइनस के टी इंटू डी टी, और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको 0 से टी, और बी का कॉन्सेंट्रेशन 0 से बी बनेगा। स्टार्टिंग में तो 0 था, बी कुछ बना नहीं था। हाँ, थैंक यू बेटा, वेद बिल्कुल सही बोल रहा है। सर यहाँ पे के नॉट आएगा, थैंक यू बेटा, ओवरऑल रेट कांस्टेंट आएगा, बहुत बढ़िया। और के नॉट क्या है यहाँ पे, K1 प्लस K2 है बेटा। ना बेटा, जहाँ जहाँ पे के नॉट आना चाहिए था वहां पे के नॉट लिखा मैंने। ठीक है, अब आप क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, ए टी इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के बाई टी। अब के रेट कांस्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ए गिव्स बी का। ये वो बताओ रेट कांस्टेंट है क्या इस रिएक्शन का, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट पैरेलल रिएक्शन का K1 प्लस K2 होगा ना, क्योंकि K1 से तो फॉर एक तरफ डिसोसिएट हो रहा है, K2 से दूसरी तरफ डिसोसिएट हो रहा है, तो K1 प्लस K2 तो ओवरऑल रेट कांस्टेंट होगा ना, उसी को के नॉट बोला, तो अब के नॉट ही लिखना पड़ेगा ना इसमें, ए नॉट ई की पावर माइनस के नॉट इंटू टी, ये लिखना पड़ेगा। तो बेटा जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो बी का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम टी बनेगा K1 इंटू ए नॉट, और ई की पावर माइनस के नॉट इंटू टी का बनेगा माइनस 1/K0 ई की पावर माइनस के नॉट इंटू टी। ये इंटीग्रेशन होगा इसका 0 से टी। यार इतना सब बताने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, लिमिट पुट कर लेना आप, K1 इंटू ए नॉट डिवाइड बाई के नॉट, ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस के नॉट इंटू टी। ये तो बी के लिए निकाल लिया आपने, बी का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम टी का इक्वेशन आपने निकाल लिया। ऐसा ही आप ऊपर अगर प्लस ऑफ डी सी बाई डी टी के लिए करते, इज इक्वल्स टू K2 इंटू सी का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम टी, तो ये कहानी चलती, तो इक्वेशन क्या आता, सी का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम टी इज इक्वल्स टू K2 ए नॉट बाई के नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस के नॉट इंटू टी आता, सेम ही आता, वो K1 की जगह K2 आ जाता बस। तो आपने देखा कि सर इसका मतलब ये हुआ कि बी का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम टी डिवाइड बाय सी का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम टी, डिवाइड करोगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो K1/K2 आएगा। सही बोल रहा हूं मैं।
कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? चेंज करते हैं थोड़ा, स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा चेंज करते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं कि ए गिव्स अगर 2b है और ए गिव्स अगर 3b है, ये K1 है, ये K2 है, तो वही B डिवाइड बाय C का कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो निकालो। 3C है यार, वो 3B क्या है? तो पहले वाले से आप बोलोगे सर dB बाई dt इज इक्वल्स टू क्या आएगा? जब पहले वाले रिएक्शन का रेट कांस्टेंट लिखोगे तो 1/2 dB बाई dt लिखोगे, इज इक्वल्स टू K1 इंटू ए लिखोगे। तो dB बाई dt क्या आया? 2K1 इंटू एनी ए का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम t, फिर AT की जगह वही NO t की पावर माइनस K इंटू टी लिखोगे, इंटीग्रेट करोगे जो पहले किया था। यहाँ पे लिखोगे 1/3 DC बाई dt K2 इंटू ए, तो DC बाई dt क्या आया? वही 3K2 इंटू ए आया, AT आया। तो बेटा इंटीग्रेट करोगे तो B का कॉन्सेंट्रेशन और C के कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो आएगा, और जब आप उसे डिवाइड करोगे ना तो सिर्फ इन दोनों का ये दोनों बचेंगे, 2K1 डिवाइड बाई 3K2, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे भी 80 है, यहाँ पे भी 80 है, इसका इंटीग्रेशन सेम आएगा दोनों जगह, और इंटीग्रेशन सेम आएगा तो इंटीग्रेशन के बाद जो पार्ट आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि लिमिट तो सेम ही है। बात समझ में आ रही है? यार इसका मतलब तो ये निकला एक्चुअली में, इसका मतलब तो ये निकला कि अगर कोई रिएक्शन इन जनरल में लिख दूं N1A, उससे N2B बन रहा है और उससे N3C बन रहा है, ये K1 है और ये K2 है, तो B का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय C का कॉन्सेंट्रेशन का आंसर क्या आएगा? जल्दी बताइए। वो आएगा N2 इंटू K1 डिवाइड बाय N3 इंटू K2। बिल्कुल सही बोल रहे हो वेद। N1 से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो इक्वेशन जो है B और C वाला लिख रहे हो, राइट? इतनी आई बात समझ में? ठीक है, बात भी समझ में आ गई हमको। वापस से इसकी बात करते हैं, N2 K1 इसी की बात वापस से करते हैं हम लोग। देखो अभी आपने एक रिएक्शन लिखा N1A, उससे N2B और N3C बन रहा था, ये K1 है, ये K2 है। और सर आपने अभी लिखा कि B का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम T डिवाइड बाय C का कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम T इज नथिंग बट N2 K1 डिवाइड बाय N3 K2। दोनों साइड 1 ऐड कर दो रिएक्शन में, कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या बनेगा? B प्लस C डिवाइड बाय C इज इक्वल्स टू बनेगा N2 K1 प्लस N3 K2 डिवाइड बाय N3 K2, है ना? इसका रेसिप्रोकल ले लो, C डिवाइड बाय B प्लस C क्या बनेगा? N3 K2 डिवाइड बाय N2 K1 प्लस N3 K2। हाँ यार एक बात समझ में आई क्या कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शन ऑफ C
इन प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बी और सी बन रहा था, उस पूरे प्रोडक्ट में बी सी कितना है, सी का कितना फ्रैक्शन है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये। आई बात समझ में? हाँ, अगर कोई पूछे कि परसेंटेज ऑफ सी इन प्रोडक्ट कितना है, तो आप बोलोगे कि यार परसेंटेज का मतलब जो फ्रैक्शन है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और तो क्या है। हाँ, तो आंसर आएगा N3K2 डिवाइड बाय N2K1 प्लस N3K2 इंटू 100 हो जाएगा। काम खत्म हो गया ना यार, आसानी तो है। हाँ, आगे चला जाए, समझ आई बात? बहुत बढ़िया। अगर ग्राफ बनाने की बात करें हम, वो ए गिव्स बी ए गिव्स सी वाले की, तो आपको पता है कि यार ए तो रिएक्टेंट है, उसका कॉन्सेंट्रेशन तो टाइम के साथ चेंज होगा, डिक्रीज होगा, बट बी और सी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बन रहे हैं। अब ये मान के चलो, मान लो कि K1 ग्रेटर देन K2 है, मतलब पहले वाले का रेट कांस्टेंट ज्यादा है, पहले वाले का रेट कांस्टेंट ज्यादा है तो रेट भी ज्यादा होगा, रेट ज्यादा है मतलब बी ज्यादा बन रहा है, तो प्रोडक्ट के ग्राफ धीरे धीरे इंक्रीज होते हैं, बट बी का ग्राफ थोड़ा ऊपर आएगा, क्योंकि K1 ज्यादा है, सी का ग्राफ थोड़ा नीचे आएगा। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? ये मैंने ग्राफ बनाया है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम में। हाँ बेटा, अनम्यूट करके जो पूछना है पूछो। सर सर इधर आप K1 बड़ा है देन K2, इसका मतलब ये आप ये बोलना चाहते थे ना कि N2K1 N3K2 से बड़ा है, मैं N2K1। फिर से बोल रहा हूँ, ये N1 N2 ये जो मैंने लिया है ना, ये समझाने के लिए लिया है बेटा, मैं केस तो आपको वही पढ़ा रहा हूँ, ए गिव्स बी ए गिव्स सी पढ़ा रहा हूँ, हाँ सर, कोफिशिएंट नहीं है उसके कुछ भी। हाँ बी ज्यादा कब बनेगा, जब N2K1 ज्यादा होगा ना। हाँ, सिंपल सी बात है ना, N2K1 क्यों, सिर्फ K1 ज्यादा होगा, जब रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा तब बी ज्यादा बनेगा ना। N2 सर तो नॉट, सेम ही है ना। एक बार बता, N2 चेंज हो रहा है क्या टाइम के साथ? नहीं सर, पर N2 रिएक्शन, हाँ सेम है, रेट N2 और कांस्टेंट। N2 और N3 में हाँ, वो अगर तो N3 कांस्टेंट। N2 और N3 में N3 बड़ा हो गया तो सर इसका रेट कम होगा, फिर भी ये ज्यादा बनने की बेटा संभावना। हम सिर्फ K1 K2 देख के डिसाइड करेंगे, अच्छा क्योंकि वो ओके। रेट कांस्टेंट है। रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू समथिंग होता है ना? ओके। होता है। तो रेट हाँ कांस्टेंट अगर ज्यादा है, सिंपल सी बात है, रेट ज्यादा है। ओके सर। और सर फिर- दूसरा डाउट, हाँ हाँ बोल। दूसरा डाउट ये था सर लास्ट स्लाइड पे। हाँ बोल, तुम्हें को समझ में आ रहा है? हाँ ये दोनों रिएक्शन है ना सर, N1A गिव्स N2B और N3C, इसमें सर B/C N2K1 डिवाइड बाई N3K2 ये लिखा, N1 का कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, इस वजह से नहीं पड़ा ना क्योंकि दोनों फर्स्ट ऑर्डर हमने मान चुके ऑलरेडी। नहीं, N2 का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि डीबी का इक्वेशन हो चाहे डीसी का इक्वेशन हो, वो दो इक्वेशन बनाने हैं, तेरे को दोनों को डिवाइड करना है, तो डीबी और डीसी की इक्वेशन में ए के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आता ही नहीं है। नहीं आता, वो तो ओके तब आएगा जब डीए का इक्वेशन लिखेंगे, वो तो लिखा ही नहीं मैंने। ओके। पर हम दोनों सिंपल। को फर्स्ट ऑर्डर मान रहे हैं ना सर इधर भी। हाँ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो है ही वो तो, बट बेटा जो तूने लॉजिक बोला ना वो गलत था। हाँ लॉजिक गलत है, ये आपका सही है सर। हाँ ओके सर, गॉट इट। ठीक है। हाँ, और किसी और को कुछ पूछना था? सारा आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, बी के लिए माइनस कर देना, ना ना बेटा माइनस करने की जरूरत नहीं है, माइनस नहीं कर सकते। एक एक और पॉइंट मैं आपको बताऊं, अगर आपको फ्रैक्शन ऑफ सी पता चल गया प्रोडक्ट में, वो आया 30%, तो 70% भी होगा। दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, एक निकाल लो, दूसरे का आंसर अपने आप मिल जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे मैंने बताया फ्रैक्शन ऑफ सी इन प्रोडक्ट, तो मान लो ये 1/3 आया, अगर सी 1/3 है तो बी कितना होगा, 2/3 होगा सर। राइट, ज्यादा थोड़ी सोचना उसको। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया।
तो ये आपका पैरेलल रिएक्शन जो है वो हमने पढ़ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ा हमने। ठीक है, आपको क्या क्या ध्यान रखना है इसमें पैरेलल रिएक्शन के अंदर, मैं आपको बता दूं। आपको ये दोनों एक्सप्रेशन ध्यान रखने हैं कि किसी भी टाइम पे बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, सी का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, फॉर्मूला याद रखना है। नॉर्मल इस रिएक्शन के लिए तो याद ही रखना है। बाकी डेरिवेशन थोड़ा माइंड में होना चाहिए कि थोड़ा चेंज कर दे, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी बना दे तो सॉल्व करना आना चाहिए, ये मान के चलिए आप। ठीक है, और ये जो रिएक्शन लिखी है ना मैंने एन के लिए, यहाँ पे अगर मान लो आपको टी का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो वो क्या आएगा, वो आएगा N2 K1 A नोट डिवाइड बाय K नोट इंटू 1 - e⁻⁻ K नोट इंटू टी आएगा। और K नोट क्या होगा, K नोट होगा बेटा N1 इंटू K1 प्लस K2, ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एट एनी टाइम टी क्या मिलेगा, N3 K2 A नोट डिवाइड बाय K नोट 1 - e⁻⁻ K नोट इंटू टी मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, चलें आगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कुछ क्वेश्चन है सॉल्व कर लेते हैं, अभी हमारे पास टाइम ज्यादा बचा भी नहीं है, तो सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, ए नोट होता है, क्या बोल रहा है बेटा, ए नोट तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ना। हाँ मैंने, बेटा आप बी का रेट कांस्टेंट वाला इक्वेशन लिखोगे, उसको इंटीग्रेट करके जो आंसर आएगा वो लिख दिया मैंने डायरेक्टली यहाँ पे, क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन मैं बता चुका हूँ। मैं इंटीग्रेशन बता चुका हूँ एक बार, नॉर्मल रिएक्शन के लिए बता चुका हूँ, ये देख यहाँ पे बता चुका हूँ, जहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं था। अगर कोफिशिएंट आ गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा यार, वो तो आप कर ही लोगे ना, रॉकेट साइंस थोड़ी है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर चलते हैं, और क्या। A gives 2B 3C and D K1 K2 K3। K1 है 0.1 मिनट इनवर्स, यूनिट देख के पता चल गया फर्स्ट ऑर्डर है। K2 और K3 सेम है जो कि है 0.2 मिनट इनवर्स। ठीक है, टी हाफ निकालना है, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट, परसेंटेज ऑफ सी इन मिक्सचर। थर्ड पार्ट, concentration of A, B, C and D at T is equals to 60 मिनट लिख लो। कर लोगे, थोड़ा कैलकुलेशन आसान करते हैं, 4.6 मिनट कर लो।
सॉल्व कर लोगे? होमवर्क होमवर्क समझ लो, इसे ट्राई करना, मजा आएगा। तो बाकी अगर कुछ बचा हुआ है तो ये मान के चलो यार कि हमें पढ़ना है, सिक्वेंशियल रिएक्शन पढ़ना है, और फिर सिक्वेंशियल के बाद कुछ ज्यादा बचा नहीं है। मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हमारा सिक्वेंशियल रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा। जैसे सिक्वेंशियल रिएक्शन होता है जैसे कि ए से बी मिला और बी से सी मिल गया, सीक्वेंस में हो रहा है।